हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है जी। ये वाला जो चैप्टर है मैं पहले ही इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हिंदी वाले बच्चों ने बोला सर हमारे लिए भी करो, मैंने कहा ठीक है यार। वीडियो आपके सामने हाजिर है। ओके, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जी संघवाद। ठीक है, तो संघवाद क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि मैं इतिहास की, सामाजिक विज्ञान की और भूगोल की, अर्थशास्त्र की, इन सारे के सारे जितने भी चैप्टर है ना, मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में दे रखा होगा, मतलब आप अगर भूगोल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो भूगोल के जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड करे होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे नीचे अपलोड कर रखी है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो संघवाद, अब संघवाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है और सत्ता भी इन स्तरों पे बटी हुई होती है। उदाहरण के लिए भारत। ठीक है, बड़ा सिंपल है। संघवाद में क्या होता है, जो सरकार होती है ना वो स्तरों पर बटी हुई होती है। जैसे कि हमारे भारत में होता है, भारत इसका एग्जाम्पल है ना, तो भारत में होता है कि भारत में क्या होती है, केंद्र के लिए अलग सरकार होती है, ठीक है, और राज्य के लिए अलग सरकार होती है। ठीक है, इस टाइम केंद्र में किसकी सरकार है? 2020 की बात कर रहा हूं, तो इस टाइम केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के अंदर जो राज्य सरकार है वो किसकी है? वो आपकी, यानी केजरीवाल जी की सरकार है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है। ठीक है, बट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सरकारें दो स्तर पे होती है, साथ ही में जो सत्ता है वो भी इनमें बटी हुई होती है। मतलब ताकतें भी इनकी अलग अलग होती है, बटी हुई होती है कि केंद्र सरकार किन किन चीजों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार किन किन चीजों पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये डिसाइडेड होता है पहले ही, मतलब पावर जो होती है इन दोनों स्तरों पर डिवाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार के पास है, ऐसा नहीं होता संघवाद में। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया ना कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर पर सरकारें होती है और सत्ता भी इन स्तरों पर बटी हुई होती है। ठीक है, अब बच्चे पूछ सकते हैं कि क्या सर संघवाद के अलावा भी कुछ होता है? बिल्कुल जी, संघवाद के अलावा भी कुछ होता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। जैसे कि आपने एक नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या है कि एक लीडर है जिसका नाम है किंग जोंग। पता नहीं कैसी कटिंग कटवा रखी है उसने, बिल्कुल ही कटोरा कटिंग है। पैसे कम दिए होंगे उसकी मम्मी ने बाल कटवाने के लिए उसको। तो इसको छोड़ते हैं, चलो जी। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या है कि सारी की सारी ताकत जो है एक ही बंदे के हाथ में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो छोड़ो, सारी की सारी ताकत जो है वो किम जोंग के हाथ में है। तो क्या हम कहेंगे कि वहाँ पर संघवाद है? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वहाँ पर संघवाद है, क्योंकि सारी की सारी ताकतें सिर्फ और सिर्फ उस किम जोंग के हाथ में। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ बेल्जियम के बारे में। देखो, बेल्जियम में 1993 से पहले भी है ना ऐसा ही होता था। ठीक है, बेल्जियम के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी फिर क्या है कि संघवाद है, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। पूरी बात सुनना, 1993 से पहले वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी, बट जो सारी की सारी शक्तियाँ थी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में थी। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि बेल्जियम के अंदर सत्ता का बंटवारा हो रखा था। जब सारी की सारी सत्ता जो थी केंद्र सरकार के हाथ में थी तो वो संघवाद नहीं कहलाएगा। ठीक है, वहाँ पर राज्य सरकार खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। ठीक है, बट 1993 में क्या हुआ, संविधान में, बेल्जियम के संविधान में कुछ चेंज किया गया और राज्य सरकार को भी कुछ ताकतें दी गई। अब जो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार थी वो केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। ठीक है, तो 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर संघवाद नहीं था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो अलग अलग स्तरों पर सरकारें तो थी, पर जो सारी की सारी ताकत थी वो केंद्र सरकार के हाथ में थी। ठीक है, बट 1993 में संविधान में कुछ चेंज किया गया और राज्य सरकार को भी कुछ ताकतें दी गई, जिससे वहाँ पर संघवाद स्थापित हो गया। ठीक है, तो अब जो शासन व्यवस्था है बेल्जियम में उसको हम संघवाद शासन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है जी, 1993 से पहले वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, अब ये एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, जब सारी की सारी ताकत सिर्फ एक स्तर की सरकार के पास हो। 1993 से पहले सारी की सारी ताकत जो थी बेल्जियम के अंदर केंद्र सरकार के पास थी ना, तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। बट 1993 के बाद क्या हुआ कि राज्य सरकार को भी ताकतें दी गई, अधिकार दिए गए, तो अब वो संघीय शासन व्यवस्था बन गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो संघीय व्यवस्था होती है ना उसमें मेनली दो स्तरों पर सरकार होती है। ठीक है, अब ज़्यादातर जिस भी देश में संघवाद होगा ना वहाँ पर मेनली दो स्तर पर सरकारें होती है। एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। हम भारत का ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार होती है ना वो पूरे देश के लिए होती है। ठीक है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, उदाहरण के लिए रक्षा और रेलगाड़ी। ठीक है, और करेंसी वगैरह भी।
जैसे कि आपको पता है, जैसे इस टाइम जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो सबके लिए प्राइम मिनिस्टर है। भारत में जो भी बंदा रहता है, किसी भी राज्य का रहता है, तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उनके जिम्मे क्या आता है, यानी केंद्र सरकार के जिम्मे कौन कौन से चीज़ें आती है, उनके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। राष्ट्रीय महत्व यानी जो पूरे के पूरे देश को इफेक्ट करो, जैसे आर्मी हमारे हर राज्य में होती है, ठीक है, हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है, तो आर्मी से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह होती है वो बना सकती है हमारी केंद्र सरकार। रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी भी भारत में हर जगह चलती है, तो उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। और करेंसी, आपको याद होगा 2016 में क्या किया था, केंद्र सरकार ने करेंसी को मतलब डीमोनेटाइजेशन करवा दिया था, नोटबंदी करवा दी थी। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, विषय जो होते हैं, वो केंद्र सरकार के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की, ठीक है। राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती है, ठीक है, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। उदाहरण के लिए रोड, बिजली आदि। इसका मतलब है कि राज्य सरकार क्या होती है, एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होती है, ठीक है। मतलब दिल्ली के राज्य की जो सरकार है उस टाइम आपकी सरकार है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजस्थान में किसी और की सरकार है, ठीक है, राज्य सरकार जो है। तमिलनाडु में किसी और की सरकार है। तो राज्य सरकार की भी अलग अलग होती है, हर राज्य में अलग राज्य सरकार होती है, ठीक है जी। और जो राज्य सरकार होती है ना, वो क्या चीज़ देखती है, केंद्र सरकार तो क्या देखती है कि राष्ट्र महत्व के मुद्दे देखती है, जैसे रक्षा हो गया, रेलगाड़ी, करेंसी, ठीक है, मुद्रा वगैरह जिसको हिंदी में कहते हैं। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो दैनंदिन कार्य का मतलब क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, कामकाज चलाने के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि राज्य में रोड बनाना, ठीक है, बिजली वगैरह प्रोवाइड करना, सबको साफ पानी प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे काम देखती है राज्य सरकार, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में दोस्त पक्का क्वेश्चन आता है, ये तो आपको अच्छे से करना है। टॉपिक क्या है कि संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आपको संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है भारत के अंदर संघवाद है, तो भारत के संघवाद की जो विशेषता है वही लिखी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो हम ये भी चेक करते जाएंगे क्या भारत में ऐसा होता है, अगर होता है तो ये विशेषता एकदम सही लिखी है, और नहीं होता तो गलत लिखी हुई है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। केंद्र में इस टाइम बीजेपी की सरकार है, मेरे राज्य में दिल्ली के अंदर जो है इस टाइम आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। देखो, अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को केजरीवाल जी की बात तो सुननी पड़ेगी, साथ में नरेंद्र मोदी जी की भी बात सुननी पड़ेगी। यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो भी मेरे पे शासन कर रहे हैं, और जो केजरीवाल जी है वो भी मेरे पे शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी क्या होती है, जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती है वो एक ही समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है। इसका मतलब है कि कानून बनाने, अब जो केंद्र की सरकार है वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, बट जो राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो अपने राज्य के लिए बनाती है। जैसे केजरीवाल जी ने अभी बिजली फ्री करवाई है, तो वो क्या राजस्थान के लोगों के लिए, क्या वो गुजरात के लोगों के लिए, क्या पंजाब के लोगों के लिए? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है, दिल्ली के लोगों के लिए, ठीक है जी। तो कानून बनाने का इनका क्षेत्र अलग है। दूसरा है कि कर वसूलने। अब जो दिल्ली की सरकार है, क्या वो पंजाब के लोगों से टैक्स ले सकती है? पंजाब जा करके जी हमको टैक्स दो, ऐसा तो नहीं कर सकती। ना ही वो दूसरे स्टेट से ले सकती है, वो दिल्ली के अंदर ही उनका क्षेत्र अधिकार है, ठीक है। क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है कि दिल्ली के अंदर ही जो हो रहा है सिर्फ दिल्ली के लोगों से ही वो टैक्स वगैरह ले सकती है, क्योंकि वही उसके क्षेत्र में आता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। और प्रशासन पर भी उनका अपना अपना क्षेत्र अधिकार है। इसका मतलब क्या है प्रशासन, यानी मतलब जो देखो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो किसकी बात मानेगी? ममता बनर्जी की बात मानेगी, क्योंकि वहाँ वो उनकी सीएम है, ठीक है। पंजाब के सीएम की बात मानेगी पंजाब की पुलिस, है ना। तो ऐसे क्या होता है, प्रशासन पर भी उनका अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको? ये भारत में अप्लाई होता है जी, बिल्कुल होता है। सेकंड पॉइंट भी एकदम ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि
राज्य सरकार की क्या ताकतें हैं, क्या अधिकार है, और केंद्र सरकार की क्या ताकतें और क्या अधिकार है, ये कहाँ लिखा गया है? ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार किन किन चीज़ों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार किन किन चीज़ों पर कानून बना सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। और हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है कि आपके अधिकार को कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में अड़ंगी लगाती है कि नहीं जी ये तो हमारा अधिकार है, ये इस पे तो कानून हम बनाएंगे, ठीक है, तो संविधान गारंटी देता है, संविधान उनको रोकता है ये करने से कि नहीं जी आप राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में घुसकर उनके फैसलों को नहीं छेड़ सकते। आपको पता ही है कि भारत में संविधान है, हर काम संविधान से होता है, तो संविधान की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, है ना। तो संविधान एक तरह से गारंटी देता है राज्य सरकार को, तो भारत में ये भी फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। अब ये बड़ा सिंपल पॉइंट है। आपको पता है कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। क्या इसको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार चेंज कर सकती है? केंद्र सरकार बोलती है नहीं जी भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्या ऐसा कर सकते हैं केंद्र सरकार? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा वो करेगी तो वो अकेले नहीं कर सकती, उसको बाकी राज्य सरकार से भी सहमति लेनी पड़ेगी अगर ऐसा उसे करना है। क्यों? क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारा मौलिक प्रावधान है, ठीक है, हमारे संविधान का मौलिक प्रावधान है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती। यहाँ अगर मान लो केजरीवाल जी बोले कि जी दिल्ली तो अब से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ऐसा वो नहीं बोल सकती, ठीक है। केंद्र सरकार भी नहीं बोल सकती, राज्य सरकार भी। अगर प्रावधान चेंज करना है, मौलिक प्रावधान भारत का चेंज करना है, संविधान का चेंज करना है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब जो हमारी अदालतें हैं वही बता सकती है संविधान से पढ़कर कि राज्य की क्या ताकतें हैं और केंद्र सरकार की क्या ताकतें हैं। और एक और बात बता दूं, अगर कभी विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाती है। मान लो, ठीक है, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हो जाए, राज्य सरकार बोले नहीं जी हम बनाएंगे इस पे कानून, केंद्र सरकार बोले नहीं जी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस पे कानून हम बनाएंगे। अगर मान लो ऐसी लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो फैसला कौन सुनाएगा? फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगी, कोर्ट सुनाएगी। जो फैसला कोर्ट सुनाएगी वो बिल्कुल निर्णायक फैसला होगा, एंड का फैसला होगा। मतलब एक तरह से एम्पायर का काम करती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। इसका एक एग्जांपल दोबारा से दे देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमारे केजरीवाल जी ने बोला कि अब से जो नोट है ना वो दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगे, हम नए नोट बनाएंगे दिल्ली के लिए, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। अब जो हमारी केंद्र सरकार है वो कोर्ट में जाएगी और बोलेगी जी दिल्ली के सीएम ने ऐसा कुछ कर दिया है, तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देखेगी संविधान से कि ये सही किया है नहीं किया, और बोलेगी अगर गलत किया होगा, ऑब्वियस सी बात है गलत ही है, राज्य सरकार करेंसी चेंज नहीं कर सकती, तो वो उसे बोलेगी कि अपना फैसला वापस लो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये भी होता है भारत में, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। इसका मतलब क्या है? वित्तीय स्वायत्तता, सबसे पहले तो ये वर्ड देखते हैं कि वित्तीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। सिंपल सीधी बात है, वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि पैसे की कमी ना हो या ना मांगना पड़े। देखो, वित्तीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि पैसा रहे दोनों स्तर की सरकारों के पास, और इसीलिए तय किया गया है पहले से, हमारे संविधान में पहले से ही तय कर दिया गया है कि राज्य सरकार को कहाँ से पैसे मिलेंगे और केंद्र सरकार को कहाँ से पैसे मिलेंगे। अब सोचो, अगर बार बार हमारे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, बार बार बीजेपी सरकार के पास जाके, जिनकी केंद्र में सरकार है, बार बार जाके अगर उनसे पैसे मांगे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो दिल्ली की जो सरकार है वो बीजेपी सरकार नहीं है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं करेगी वो, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। यहाँ जो राज्य सरकार होती है वो मांगना नहीं चाहती केंद्र सरकार से, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहाँ से पैसे मिलेंगे वो पहले से ही डिसाइड है। देखो, आपको याद होगा जीएसटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी, ठीक है। जो जीएसटी का कुछ पोर्शन केंद्र सरकार के पास जाता है और कुछ पोर्शन राज्य सरकार के पास जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सारा का सारा केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जाता? सारा का सारा केंद्र सरकार के पास इसलिए नहीं जाता ताकि जो राज्य सरकार है वो भी क्या रहे, वित्तीय स्वायत्त रहे। इसका मतलब है कि उनके पास भी अपने राज्य के कामकाज देखने के लिए पैसे हो, उन्हें मांगने ना पड़े,
ठीक है, ये हमारे संविधान में पहले से निश्चित है कि किसको कहाँ से पैसे मिलेंगे, मतलब कौन सा टैक्स जो है वो राज्य सरकार का होगा, कौन सा टैक्स जो होगा वो केंद्र सरकार का हो, ये पहले से डिसाइड है कि उनको पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। ठीक है, मतलब ये जो भारत में संघीय व्यवस्था लाई गई है, इसके दो महत्वपूर्ण कारण है या दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत की क्या हो, एकता बनी रहे। ठीक है, और भारत की सुरक्षा भी बनी रहे। दूसरा है क्षेत्र विविधताओं को पूरा सम्मान देना। इसका मतलब है देखो जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। अब सिंपल सीधी बात है कि क्या जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, क्या ज़रूरी थोड़ी ना कि वो राजस्थान के कल्चर के बारे में भी जानती हो, पंजाब के कल्चर के बारे में भी जानती हो, साउथ इंडिया के कल्चर के बारे में भी जानती हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, क्षेत्र विविधताओं को सम्मान देने के लिए क्षेत्र की अलग से सरकार बनाई गई है। अब जो भी बंदा गुजरात से चुना जाएगा उसको गुजरात के कल्चर के बारे में अच्छा पता होगा। ठीक है, तो वो गुजरात से रिलेटेड कानून वगैरह बना सकता है। पंजाब के जो सीएम चुने गए हैं या पंजाब की जो सरकार है, ठीक है, जिसने जिस सीएम को चुना है वो भी पंजाब से होगा और वो अच्छे से जानता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या कानून बनाने हैं। ठीक है, तो क्षेत्र विविधता को सम्मान देने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है कि क्षेत्रीय सरकार भी बनाई गई है, संघीय शासन व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग स्तर की सरकारें बनाई गई है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि संघीय व्यवस्था और कामकाज के गठन के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, यानी अगर हमें अच्छे से संघीय व्यवस्था चलानी है किसी भी देश में तो दो चीज़ें तो होनी चाहिए। पहला, विभिन्न स्तरों की सरकारें, विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच में सत्ता के बंटवारे के लिए सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार बोले जी नहीं जी हमें तो और ज़्यादा मिलने चाहिए अधिकार, राज्य सरकार बोले जी हमको और ज़्यादा मिलना चाहिए अधिकार, तो ऐसे में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए अगर हमको संघीय व्यवस्था अच्छे से चलानी है किसी देश के अंदर तो सत्ता का बंटवारा जो होना चाहिए वो सहमति से होना चाहिए। ठीक है, ना राज्य सरकार केंद्र सरकार के उसमें अड़ंगी डालेगी, ना केंद्र सरकार राज्य सरकार के फैसले में अड़ंगी डालेगी। ठीक है, तभी जो है संघीय व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। इसका मतलब है जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है दोनों को जो जो अधिकार मिले हैं, ठीक है, उनको वो अधिकार मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो मानती है तो संघीय व्यवस्था अच्छे से चलेगी, अगर वो नहीं मानती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना कि संघीय व्यवस्था जो है, संघीय शासन व्यवस्था हम कैसे ला सकते हैं। पहला तो है साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, इसका मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ। देखो, जब बहुत सारे छोटे छोटे देश, मैंने देश बोला है राज्य नहीं बोला, जब बहुत सारे छोटे छोटे देश आपस में एक साथ आ जाए, ठीक है, और एक बड़ा संघ बना ले तो इसी को कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, आपने कभी भी, पता है आपको ऑस्ट्रेलिया किसी देश का नाम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, वो सारे के सारे मिल गए हैं और उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया बनाया है। ठीक है, मतलब अब वो अपने आप को ऑस्ट्रेलिया का पार्ट मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संघ मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक इकाई मानते हैं। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे देश आपस में साथ आ जाए और एक इकाई की तरह व्यवहार करे तो इसको हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी देश होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी देश हैं उन सबके पास समान पावर है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम नहीं है। और ऐसा क्यों किया जाता है, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एक देश के ऊपर हमला करोगे तो वो सारे के सारे मिलकर जवाब देंगे, है ना। तो ये करने के लिए जो है संघ बनाया जाता है, साथ आकर संघ बनाया जाता है, अलग अलग देश मिलकर संघ बनाते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर एक बड़ी इकाई गठित करने को साथ आकर संघ बनाना कहते हैं। मतलब जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाई, बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र देश जब आपस में साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई बनाते हैं तो इसको साथ आकर संघ बनाना कहते हैं। इसमें स्वतंत्र देश साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, परंतु इसके साथ वह अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि वो पार्ट तो बन गए, जो छोटी छोटी कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट तो बन गई, बट वो अभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी और इंडिपेंडेंट कंट्री भी है, अपनी भी पहचान उसने बना रखी है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे देश आपस में आए, और इसका एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है। ये देखो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट देश है ना, ये सारे के सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट देश साथ आ गए और उन्होंने एक इकाई बना ली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम साथ आकर संघ बनाना।
ठीक है जी, ये तो हो गया जब बहुत सारे छोटे छोटे देश आपस में साथ आते हैं। अब देखो राज्य का गठन करके अब क्या होता है, जब एक बड़ा देश आंतरिक विविधताओं को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करता है और सत्ता राज्य और केंद्र सरकार में बंट जाती है, तो इसे हम राज्य का गठन करना कहते हैं। अब क्या होता है कि देखो भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत इसी का ही एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं, भारत राज्यों का गठन करके का ही उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा देश जब अपनी विविधताओं के कारण अलग अलग राज्यों में बंट जाता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग होती है, तो इसी को कहते हैं कि राज्यों का गठन करके क्या बनाना, संघ बनाना। ठीक है, जैसे कि भारत में देखो हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, केरल, मतलब अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। तो इस विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्या है, हर राज्य की अलग से सरकार बनाई गई है। ठीक है, और एक केंद्र सरकार बनाई गई है। ठीक है, इस व्यवस्था में सभी राज्यों के पास समान अधिकार नहीं होते। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या होता है, सभी राज्यों के पास समान अधिकार नहीं होते। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा ताकत थी पहले। 5 अगस्त 2019 से पहले क्या था, आप कहीं भी जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर जगह नहीं ले सकते थे। ठीक है, ये कुछ स्पेशल राइट थे जो दिए गए थे जम्मू कश्मीर की सरकार को। तो यानी जो इस व्यवस्था में जितने भी राज्य होते हैं उनके पास समान अधिकार नहीं होते। जबकि इसमें क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े देश, जो भी देश मिलते हैं ना, उन सबके पास समान पावर होती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे भारत में नहीं होता, ऐसे भारत में अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसमें क्या होती है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे इस टाइम जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो थोड़ी सी कम पावरफुल होती है। उदाहरण भारत और बेल्जियम। ठीक है जी, सो लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे संघवाद क्या होता है। ठीक है, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें बटी हुई होती है और साथ ही में इन स्तरों पर पावर भी बटी हुई होती है। ठीक है, सत्ता भी बटी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था बेल्जियम का। 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर 2 स्तर की सरकारें तो थी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी, पर सारी की सारी जो पावर थी वो केंद्र सरकार के पास थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संघवाद था? नहीं, हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर संघवाद था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार होने से संघवाद नहीं होता, साथ ही में पावर भी बटी होनी चाहिए। ठीक है, बट बाद में 1993 के अंदर बेल्जियम की सरकार ने संविधान के अंदर चेंज किया और राज्य सरकार को पावर दी। ठीक है, तब वो एक संघीय देश बन गया। ठीक है, मतलब हमें इस स्टोरी से ये समझ आया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के होने से संघवाद नहीं होता। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या भारत सच में एक संघीय देश है। मेरे कहने का मतलब कि भारत के अंदर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो क्या भारत के अंदर वो जो 2 स्तर पे सरकारें बटी हुई है, क्या उनके पास पावर है? क्या राज्य सरकार के पास भी पावर है? पावर है तो कितनी है? ठीक है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है? ठीक है, और अगर कोई विवाद हो जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो वो कौन सॉल्व करता है, उसके बारे में हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत एक संघीय देश कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके जी, सो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। ठीक है, मतलब ये बोला है भारतीय संविधान ने कि भारत जो है छोटे छोटे संघ, छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ है। ठीक है, ऑल्दो भारत के संविधान के अंदर संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बट जो हमारा भारत का संविधान है वो संघीय व्यवस्था पे ही चलता है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही चलता है। ओके जी, आपको बता दूं मैं कि भारत में जब भारत का संविधान बना था 1949 में, तब उस टाइम सिर्फ 2 स्तर की सरकारें हुआ करती थी। एक होती थी केंद्र सरकार जो होती थी पूरे देश के लिए, जिसको संघ भी कहा जाता था, और दूसरी होती थी राज्य सरकार जो एक राज्य के लिए होती थी। पर बाद में एक तीसरे स्तर की सरकार को भी लाया गया जिसको कहा जाने लगा पंचायत। गांव में उसे पंचायत कहा जाता था और नगर में नगर पालिका। ठीक है, शहरों में नगर पालिका। जैसे कि आपको पता है एमसीडी, दिल्ली के अंदर तो एमसीडी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपके स्टेट के अंदर क्या होता है आप मेरे को बताना। ठीक है, तो सिर्फ ये तीसरे स्तर की सरकार नहीं बनाई थी, उनको शक्तियां भी दी थी। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर संघवाद है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई थी उसको शक्तियां भी दी गई थी। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी शक्तियां दी गई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं भारत के संविधान के अंदर है ना
सूचियाँ दे रखी है, मतलब लिस्ट दे रखी है कि इन इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और इन इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो संविधान में पहली सूची, पहली लिस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है संघ सूची की, ठीक है। अब ये संघ सूची क्या होता है? संघ सूची के अंदर वह सारे विषय लिखे हुए होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और जो कि पूरे के पूरे देश के लिए लागू होगा, ठीक है, संपूर्ण देश के लिए लागू होगा वो। जैसे कि प्रतिरक्षा, आर्मी से रिलेटेड जो भी कानून होगा वो केंद्र सरकार ही बना सकती है। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। अब मुद्रा से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा 2016 में केंद्र सरकार ने हमारी करेंसी चेंज करी थी, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी करी थी, ठीक है। मोदी जी ने आकर आह्वान किया था कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा वो कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि संघ सूची के अंदर लिखा गया है कि केंद्र सरकार मुद्रा से रिलेटेड कानून बना सकती है। ओके जी, क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। और ये जो संघ सूची में जितने भी विषय दे रखे होते हैं ना, वो पूरे देश में लागू होते हैं। अब जो करेंसी चेंज हुई है वो ऐसा थोड़ा ना कि दिल्ली के अंदर हुई है, पंजाब के अंदर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, ठीक है। तो संघ सूची के अंदर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश के अंदर लागू होते हैं। और जो दूसरी सूची होती है वो होती है राज्य सूची। अब ये राज्य सूची क्या होता है? वह सारे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको राज्य सूची कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, जो केजरीवाल जी की जो आप गवर्नमेंट है इस टाइम, उन्होंने क्या किया है, फीमेल्स के लिए बसेस फ्री करवाई है। ये उन्होंने कानून लेकर आई है वो, ठीक है। तो क्या वो कानून ला सकती है? बिल्कुल ऐसा कानून ला सकती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सूची के अंदर दे रखा है कि राज्य सूची के राज्य इन इन विषयों पर कानून बना सकता है, जिसमें से फीमेल को फ्री राइट देना भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो राज्य सूची के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं ना, वो सिर्फ उसी राज्य के लिए होते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो आप गवर्नमेंट ने किया है वो दिल्ली की फीमेल्स के लिए किया है। मतलब क्या पंजाब के अंदर भी बसेस फ्री है? नहीं। हरियाणा के अंदर है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है। तो जो राज्य सूची होती है उसके अंदर जो भी विषय होते हैं ना, उन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और वो सिर्फ उसी राज्य में मान्य होंगे, ठीक है। अब एक तीसरी और सूची आती है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। अब समवर्ती सूची क्या होता है? यह वह सारे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। पर टकराव अगर होगा तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो दिल्ली के अंदर कुछ कानून लेकर आई थी आप गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार भी NEP लेकर आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो अब दोनों ने कानून बनाए हैं, तो अब किसका कानून मान्य होगा? मैं आपको बता दूं इस टाइम, मतलब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना दे समवर्ती सूची के किसी विषय पे, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो यानी NEP जो है वही लागू होगी दिल्ली में भी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके जी। अब मैं आपको बता दूं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1949 में, हमारा संविधान बन चुका था आज़ाद होने के बाद, और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उस टाइम बहुत सारे ऐसे विषय थे जो कि शामिल नहीं हुए थे। जैसे कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम ऐसा कुछ विषय नहीं था, ठीक है। तो जो भी विषय जो ना ही राज्य सूची में दे रखे और ना ही केंद्र सूची में दे रखे और ना ही समवर्ती सूची में दे रखे हैं, ठीक है, वो जितने भी विषय होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, ठीक है। बाकी बचे हुए जो भी विषय होते हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि भारत के अंदर जितने भी संघ है ना, जितने भी संघ की इकाइयाँ हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी के पास समान पावर नहीं है, इक्वल पावर नहीं है। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत अधिक शक्तियाँ हैं और कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत ही कम शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो है अपने असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि। आपको याद होगा आर्टिकल 370, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर पे लागू था। अब तो वो हट चुका है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो। मैं आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था कि पहले वहाँ पर आप जाकर ज़मीन नहीं ले सकते थे, ठीक है, आर्टिकल 370 के तहत, बट वो अब हट चुका है। बट अभी भी भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर सेम कानून है,
बट वो आर्टिकल 371 के तहत आता है। मेरे कहने का मतलब है असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर आप ज़मीन नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें हमारे संविधान ने उन राज्यों को कुछ विशेष पावर दी है आर्टिकल 371 के तहत। ठीक है, अब क्यों दी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजातियाँ रहती है, कुछ ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी लोग आप जिन्हें कह सकते हो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा अलग रहना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे भारत के संविधान में उनके लिए भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है भारत एक डाइवर्स कंट्री है, कल्चर की यहाँ पर रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो उनका कल्चर अलग है थोड़ा सा, तो इसलिए उनको थोड़े प्रावधान दिए गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके इलाके में कोई ज़मीन नहीं लेगा। ठीक है, ये संविधान के अंदर मान्यता दे दी गई है उन राज्यों को, तो इनके पास कुछ अधिक शक्तियाँ हैं ये सारे के सारे राज्यों के पास। अगर वहाँ पर आप बाई चांस ज़मीन ले भी लेते हो तो वो फिर दिक्कत क्रिएट कर देंगे, मतलब फिर पूरा नाप देंगे आपको, गुद्दी के आपको पूरा ही नाप देंगे, मतलब गायब कर देंगे दुनिया से। इसलिए हमारे संविधान में उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। ठीक है, और ये तो हमें समझ आ गया कि कुछ राज्यों के पास कुछ विशेष पावर है, कुछ ज़्यादा ताकत है। अब हम कुछ ऐसे भी राज्य देख लेते हैं जिनके पास बहुत कम पावर है। ठीक है, वो राज्य कौन से हैं? वो है केंद्र शासित प्रदेश। अब हम ये जान लेते हैं कि यार ये केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश वो एरिया या वो राज्य होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि आप उनको दूसरे राज्य के साथ नहीं मिला सकते। ठीक है, परंतु वो इतने छोटे होते हैं कि वो उनका एक अलग राज्य नहीं बना सकते आप, तो इन्हीं को नाम दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनके पास वो पावर नहीं होती जो एक राज्य के पास होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वो एक राज्य है, तो वहाँ पर एक जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी जी, तो उनके नाम में ही बनर्जी जी आता है, तो फिर भी मैंने एक नया ऐड कर दिया जी। तो मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो किसकी बात मानेगी? वो ममता बनर्जी की बात मानेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक राज्य है और राज्य की जितनी भी पुलिस होती है वो सीएम के अंडर आती है। पर अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम दिल्ली का। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, क्या वो दिल्ली के सीएम यानी केजरीवाल जी की बात मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, उनके सीएम के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होती हैं वहाँ पर सीधा सीधा केंद्र सरकार ही इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंडर आता है। ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप सीएम को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। आप सीधा केंद्र सरकार को बोलोगे कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है, समझ रहे हो। पर जो नॉर्मल राज्य होते हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उनमें कुछ होता है तो आप सीएम पर उंगली उठाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के पास इतनी पावर ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमें समझ आ गया कि कुछ राज्यों के पास ज़्यादा पावर है और इन केंद्र शासित राज्यों के पास कुछ कम पावर है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उनका नाम मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख कर बताना। नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, उनका नाम आप मेरे को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि कितने नंबर हैं, कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है जी, अब एक बात और आती है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि भारत के संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पावर दी गई है। ठीक है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि केंद्र सरकार अपनी पावर बढ़ा सके और राज्य की पावर छीन सके? मैं आपको बता दूं, है ऐसा तरीका। ठीक है, पर ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर केंद्र सरकार को अपनी पावर बढ़ानी है ना, तो उसे संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ेगी और साथ ही में भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं ना उनके आधे राज्य की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो केंद्र सरकार को अपनी पावर बढ़ानी है, तो सबसे पहले वो एक बिल्डिंग में जाएंगे जिसका नाम है लोकसभा। आसान कर देता हूँ बहुत आपके लिए। लोकसभा में जाएंगे और बोलेंगे जी हमको अपनी पावर बढ़ानी है, आप मंजूरी दोगे? फिर वहाँ पर होगी वोटिंग। मान लो कि 90 लोग वैसे तो ज़्यादा बैठे होते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 90 लोग बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर।
ठीक है, उसमें से 61 लोगों ने मंजूरी दे दी, यानी 2/3 लोगों ने मंजूरी दे दी कि ठीक है अपनी पावर बढ़ा लो। तो फिर वो केंद्र जो सरकार है वो जाएगी राज्यसभा के पास, राज्यसभा से भी वो सेम बोलेंगे कि जी हमें अपनी पावर बढ़ानी है, लोकसभा ने मंजूरी दे दी, क्या आप दोगे मंजूरी? और मान लो राज्यसभा में भी 90 लोग बैठे हुए हैं, फिर वोटिंग होती है और 61 लोग यानी 2/3 से ज़्यादा लोग मान जाते हैं कि जी ठीक है आप अपनी पावर बढ़ा लो। फिर भी पावर नहीं बढ़ेगी, फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन टोटल राज्यों में से आधे राज्यों के अगर विधानसभा की मंजूरी होगी तभी पावर बढ़ेगी, मतलब आधे राज्यों की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। मतलब पहले लोकसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी 2/3 मेजोरिटी से, राज्यसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी 2/3 मेजोरिटी से, और फिर उन्हें भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर ये तीनों स्टेप वो पूरा कर लेती है तभी केंद्र सरकार की पावर बढ़ सकती है। पर अगर वो किसी एक में भी फेल हो जाती है, मतलब लोकसभा से मंजूरी मिल गई पर राज्यसभा से नहीं मिली, तो फिर नहीं बढ़ेगी पावर। दोनों से मिल गई परंतु विधानसभा ने मना कर दिया कि जी नहीं बढ़ा सकते आपकी पावर, तो फिर भी खारिज हो जाएगा, केंद्र सरकार की पावर नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि पावर बढ़ा सकते हैं बट उसका एक पूरा प्रोसीजर है और थोड़ा कठिन है ऐसा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए तो उसको निपटारा कौन करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि दिल्ली के सीएम जी आते हैं और वो बोलते हैं कि जी अब से दिल्ली के अंदर अपनी करेंसी चलेगी, अपना नोट चलेगा, अलग से एक हम अपना नोट बनाएंगे दिल्ली के लोगों के लिए। क्या वो ऐसा कर सकती है? ऐसा वो नहीं कर सकती, वो तो जाहिर है ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो राज्य सूची में नहीं आता। मतलब मान लो ऐसा कर भी दिया उन्होंने, तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार जाएगी न्यायपालिका के पास, कोर्ट में जाएगी और बोलेगी कि जी ये देखो क्या कर दिया दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी, देखेगी कि क्या दिल्ली की सरकार ने ये सही किया है या गलत किया है, क्या सही में ये जो कानून है, करेंसी का जो कानून है, क्या राज्य सूची में आता है, और फिर वो एक फैसला सुनाएगी न्यायपालिका कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य सरकार अपनी करेंसी नहीं छाप सकती। तो यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, उसका निपटारा न्यायपालिका नहीं कोर्ट करता है। तो यानी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी विवाद क्रिएट हो जाए तो वो कोर्ट के पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि भारत एक संघीय देश है। ठीक है, पर भारत के संघीय व्यवस्था में जो परेशानी आई है उनको हमने कैसे सॉल्व किया, हमारे देश के नेताओं ने उसको कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर, मतलब हमारा जो संविधान है, हमारी एक बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की पावर क्या क्या है। मतलब राज्य सरकार को भी बहुत सारी पावर दी हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, बट क्या सिर्फ एक बुक में या संविधान में वो पावर लिखा होना पर्याप्त है? मेरे कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने बहुत तगड़ा टाइम टेबल बनाया बट आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो कहीं ऐसा ही हमारे संविधान के साथ तो नहीं है। मतलब हमारे संविधान में पावर तो लिखी गई है बट जब एक्चुअल पावर देने की बात आती है तो हमारे राजनेता मना कर देते हैं, नेता वगैरह मना कर देते हैं कि नहीं जी हम तो पावर देंगे नहीं। जैसे कि श्रीलंका में हुआ। ठीक है, श्रीलंका के संविधान में लिखा हुआ था कि सबको इक्वल राइट होने चाहिए, किसी को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर जब एक्चुअल ऐसा करने की बारी आई तो उनके राजनेताओं ने मना कर दिया। उन्होंने तमिलों के साथ बहुत बुरा किया। तमिलों को ना गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दी जाती थी, ना उनको स्कूल कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी। पूरा का पूरा भेदभाव होता था उनके साथ। कहीं ऐसा हमारे संविधान के अंदर तो नहीं है, कहीं ऐसा हमारे भारत के अंदर तो नहीं है। वैसे मैं बता दूं, हमारे भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे भारत के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई तो हमारे राजनेताओं ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया उन प्रॉब्लम को। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी थी और हमारे भारत के राजनेताओं ने उसको कैसे टैकल किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी हमारे भारत की संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और जो जो प्रॉब्लम आई थी हमारी संघीय व्यवस्था में उसको हमारे राजनेताओं ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, और भारत की संघीय व्यवस्था को एक सफल संघीय व्यवस्था कैसे बनाया। ओके, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। वही मैं आपको बता चुका हूँ कि संविधान में पावर लिखा होना जरूरी है बट ऐसा नहीं है कि पावर संविधान के अंदर लिखा हुआ है तो जी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एक्चुअल में पावर देनी भी पड़ती है।
ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना चाहिए। मतलब हमारे भारत के संघीय व्यवस्था को एक सफल संघीय व्यवस्था माना जाता है, इसका पूरा का पूरा श्रेय ना हमारे भारत के राजनेताओं को जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल पावर देने की बात आई थी ना, तो उन्होंने एक्चुअल पावर दी थी लोगों को, राज्य को। इसीलिए ही भारत का जो संघीय व्यवस्था है एक सफल संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम आई हमारे संघवाद में और हमारे राजनेताओं ने उसे कैसे टैकल किया। ठीक है, तो पहली जो प्रॉब्लम आई थी वो थी भाषीय राज्य। ठीक है, अब ये भाषीय राज्य क्या होता है? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो आपको याद है कि हमारा पूरा एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया था। ठीक है, पार्टीशन हो गया था हमारा, और एक बहुत बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, तो उस टाइम है ना, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में इतने सारे राज्य जो होते हैं ना वो नहीं थे। ठीक है, पहले पंजाब के अंदर हरियाणा और ये हिमाचल ये मिला हुआ था, पूरा ज़्यादातर राज्य मिले हुए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने डिमांड उठाई कि हम अलग भाषा बोलते हैं। हरियाणवियों ने बोला कि हम अलग भाषा बोलते हैं, तो हमें पंजाब से अलग करके अलग राज्य दो। हिमाचल वालों ने ये बोला। ऐसी बहुत सारे अलग अलग एरिया के अंदर, भारत के अंदर ये डिमांड उठने लगी कि हमको हमारी भाषा के अनुसार अलग राज्य दो। ठीक है, तो हमारे कुछ राजनेताओं को डर था कि अगर हमने इनको अलग राज्य दे दिया तो ये भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे भारत से। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे भारत की अखंडता पर, ठीक है, अंकुश लग जाएगा और भारत टूट जाएगा दोबारा, जैसे 1947 में हुआ। परंतु फिर भी हमारे भारत के राजनेताओं ने पावर देने से मना नहीं किया। हमारे भारत के राजनेताओं ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की अनुमति दे दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत एक संघीय देश है और हमारे राजनेताओं ने कहा कि लोगों को पावर मिलनी चाहिए, राज्यों को भी पावर मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य को बांटा। ठीक है, पर ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ। देखो, श्रीलंका में जब तमिल लोगों ने डिमांड उठाई कि जी हमें अलग राज्य दे दो, तब उन्होंने नहीं दिया, बट हमारे राजनेताओं ने बहुत अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए हमारे भारत के संघीय व्यवस्था को एक सफल संघीय व्यवस्था माना जाता है। अब पॉइंट पढ़ लेते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। मतलब पहली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था और फिर लोग डिमांड कर रहे थे। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली। मतलब मान लिया कि ठीक है हम राज्य बनाएंगे, और बहुत सारे राज्यों की सीमा बदली गई। जैसे पंजाब की सीमा कम करी गई, हरियाणा बनाया गया, हिमाचल बनाया गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाना था ना, तो इसलिए क्या किया गया, राज्य बनाए गए, सीमा बदली गई ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग जो है वो एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जाति के आधार पर भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल है। जैसे कि अगर मैं नागालैंड की बात करूँ ना, मैं आपको बता दूं कि ना जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया ना हमारा, ठीक है, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही भाषा बोली जाती है। ठीक है, बट फिर भी आप देखोगे वहाँ पर 7 अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, 7 सिस्टर बोला जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। तो जब उनकी भाषा सेम है तो अलग अलग राज्य क्यों बनाए? क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी जाति अलग है, इसी के बेस पे अलग अलग राज्य बनाए गए। तो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं, संस्कृति, भौगोलिक, जाति के आधार पर भी अलग अलग राज्य बनाए गए, है ना। जब भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तब कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, परंतु अनुभव यह बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकत्रित और मजबूत हुआ है और प्रशासन भी ज़्यादा सुविधाजनक हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि भारत के बहुत सारे राजनेताओं को डर तो था कि जी इससे जो देश है वो टूट सकता है, बट फिर भी उन्होंने पावर दी, नए राज्य बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला है कि हमने बहुत अच्छा किया है भाषा के आधार पर राज्य बना के। क्योंकि इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये देश हमारा है, इस देश ने हमारे लिए भी कुछ किया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक बच्ची थी, उसने मेरे को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और है ना मेरे को थोड़ा सिलेबस में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है? तो मैंने वेबसाइट खोली जोश में। अब उसके बाद है ना वेबसाइट तो
कन्नड़ में थी, कन्नड़ लैंग्वेज थी या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने उसे वेबसाइट को तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, बट जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी ना तो वो पूरी पीडीएफ तो बिल्कुल चेंज हो ही नहीं सकती, तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में थी। अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बट आप कर्नाटका के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको देखो कितना अच्छा लगता होगा कि यार हमारे देश में हमारी लैंग्वेज को कितनी प्राथमिकता दी गई है। पंजाब में आप कहीं भी चले जाओ, आपको पंजाबी लैंग्वेज में होर्डिंग दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ गुजरात के अंदर, गुजराती में सब कुछ दिखेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है, कि हमारे भारत के अंदर हर राज्य हर लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है। हमारा जो केस है वो श्रीलंका की तरह नहीं है, श्रीलंका में भाषा के आधार पे कुछ भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी, बट हमारे देश के अंदर हर भाषा को मान्यता दी गई है। ओके, तो समझ आ गया कि हमने इतनी अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को, भाषा राज्य की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ था, बट भारत के अंदर हुआ, इसलिए भारत के संघीय व्यवस्था को एक सफल संघीय व्यवस्था माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है वैसे एग्जाम में। ओके जी, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई, जो हमने फेस करी, हमारे राजनेताओं ने फेस करी, वो करी भाषा नीति को लेकर। अब ये भाषा नीति क्या है? देखो, हमारे भारत के अंदर इतनी सारी भाषाएं है कि आप सोच नहीं सकते, परंतु ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा सिन्हाला के बारे में, श्रीलंका का जो केस था, श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है ना, बट हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं किया। हमारे भारत के अंदर आपको पता है हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल भी हिंदी बोलनी नहीं आती। तो हमारे भारत के राजनेताओं ने सोचा कि यार ये गलत है अगर हम उन पे हिंदी थोप दें और हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दें, इसलिए हमारे भारत के संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, राजभाषा इसलिए है क्योंकि उसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, बट वो राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हर व्यक्ति को एक समान दर्जा मिल सके, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 1965 में ना हमारे पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया था जिसमें यह बोला गया था कि अब से ना ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ना इंग्लिश को यूज़ नहीं किया जाएगा। पहले ना ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट थे वो इंग्लिश में प्रिंट होते थे, ठीक है, संसद के अंदर, बट फिर कानून लाया गया इंग्लिश को यूज़ नहीं किया जाएगा। बट फिर बहुत सारे लोगों ने, साउथ इंडिया से बहुत सारे लोगों ने डिमांड उठाई कि जी हमको तो हिंदी आती नहीं, हम आपके लिए एक दिन में हिंदी तो सीखेंगे नहीं, जो कि एक सही बात है, ठीक है। अगर आप किसी भी बंदे पर कोई चीज़ थोपते हो ना तो वो कभी नहीं सीख पाता, ठीक है। तो ये बात उनकी सही थी, तो हमारे राजनेताओं ने सोचा यार बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, हम उन पे थोपेंगे तो ये कभी भी नहीं सीख पाएंगे और सीखना भी नहीं चाहेंगे। अगर मेरे को, अगर आपको कोई चीज़ बोले ज़बरदस्ती करो करो करो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो पाती वो चीज़, ठीक है, मुश्किल आती है उस चीज़ को करने में। तो इसलिए हमारे भारत के राजनेताओं ने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कानून तो उन्होंने बना दिया था, बट उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कानून ठीक है वो चलता रहेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश में भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाना चाहो तो आप ला सकते हो, और अब से इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा जो हिंदी में होगा। देखो कितनी अच्छी बात है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, मैं आपको बता चुका हूँ। हिंदी को राजभाषा माना गया है, परंतु हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, ठीक है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हिंदी के अलावा भी 21 भाषा, यानी टोटल भाषा कितनी है 22, याद रखना ये आता है, ठीक है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। इनमें से ये जो लैंग्वेज है 21 ये और हिंदी, यानी 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में वो पेपर दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सीजीएल वगैरह, यूपीएससी के लिए जो भी अप्लाई करता है, ठीक है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी भाषा में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब में अगर आप जाओगे तो सब कुछ पंजाबी में ही टाइप होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पंजाबी में निकलती है। वैसे ही कर्नाटका का जो मैंने एग्जांपल दिया है ना। अब हुआ क्या था, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद कर दिया जाना चाहिए था, ठीक है। परंतु अनेक गैर हिंदी भाषीय प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो यह मांग ने उग्र रूप ले लिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। मतलब उन्होंने कहा ठीक है हिंदी का भी प्रयोग होगा और साथ में इंग्लिश का भी प्रयोग होगा। तो इस प्रॉब्लम को हमारे राजनेताओं ने ऐसे सॉल्व किया। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका
की स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका में आपको पता है कितना बुरा हुआ था, लैंग्वेज को लेकर इतना झगड़ा हो गया, आज भी चल रहा है वहाँ पर। बट हमारे भारत के अंदर लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर भाषा को प्राथमिकता दी गई है। हिंदी को थोड़ा प्रमोट किया जाता है क्योंकि वो एक ज़्यादा भाषा बोली जाती है, पर ऐसा नहीं है कि वो थोपी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो साउथ इंडिया से लोग हैं वो हिंदी सीखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्यों सीखते हैं, क्योंकि थोड़ी अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में भी थोड़े हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादा, आप देखोगे कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो ज़्यादातर जो नर्सेज होती हैं वो साउथ इंडिया से ही आती है। तो अगर वो हिंदी सीखेगी तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, बट कभी थोपी नहीं गई, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए साउथ इंडियन जो है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन है वो हिंदी वो खुद ही मतलब अच्छे से खुद ही अपने करियर के लिए हिंदी सीखते हैं, मतलब उन पे कोई थोपी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो आई थी ना हमारे भारत के अंदर, ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। अब मैं बताता हूँ कैसे और ये प्रॉब्लम थी क्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो आपको पता ही है एक ही पार्टी का बोलबाला रहता था, ठीक है, वो थी कांग्रेस। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जैसे आज बीजेपी की है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस की सरकार बनती थी, और ज़्यादातर राज्यों में भी, ठीक है, जो छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं हमारे भारत के अंदर वहाँ भी मैक्सिमम कांग्रेस की सरकार रहती थी। तो कांग्रेस जो है अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा भी उठाती थी कभी कभार, ठीक है। कोई एक राज्य अगर ऐसा हो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार ना हो और किसी और पार्टी की सरकार हो, तो जो केंद्र में सरकार थी वो क्या करती थी, अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाकर उस सरकार को हटा देती और दोबारा इलेक्शन करवाती थी और कांग्रेस को जितवाती थी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1950 में 1950 के अंदर इलेक्शन हुए थे, ठीक है। केरल के अंदर जो था वो दूसरी पार्टी जीती थी जिसका नाम था सीपीआई। तो केंद्र सरकार ने अपनी पावर का गलत उपयोग करके उस सरकार को हटा दिया, ठीक है। परंतु ये स्थिति 1990 आते आते चेंज हो गई। अब 1990 में ऐसा क्या हुआ जिससे ये स्थिति चेंज हो गई, तो 1990 में क्या हुआ, गठबंधन सरकार का उदय हुआ। गठबंधन सरकार, पहले मैं बता देता हूँ डेफिनेशन, तब दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर, या दल जिसको हिंदी में कहते हैं, पार्टी को दल कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार चलाएं तो उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। अब हुआ क्या, 1990 आते आते किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। मतलब अगर आपको केंद्र में अपनी सरकार बनानी होती है ना किसी भी दल को, तो उसको 297 अप्रॉक्स 297 से ज़्यादा सीटें चाहिए होती है। बट जो कांग्रेस थी उसको 200 150 ऐसे मिलने लगी सीटें। अब उससे सपोर्ट चाहिए था दूसरी पार्टी का, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या कांग्रेस सरकार अब अपनी पावर का वैसे उपयोग कर सकती थी जैसे वो पहले करती थी? नहीं। मान लो कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए सीपीआई गवर्नमेंट का ही सपोर्ट लिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अगर मान लो किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की पावर हो, तो क्या जो केंद्र सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, क्या उसको हटाएगी? अब बिल्कुल नहीं हटाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर उन्होंने राज्य से सीपीआई को हटा दिया तो वो केंद्र से जो सीपीआई पार्टी है अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और सरकार गिर जाएगी और दोबारा से केंद्र सरकार के इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसी से, यानी ये जो गठबंधन सरकार का उदय हुआ, उससे क्या हुआ, हमारा संघवाद ज़्यादा मजबूत हुआ, और अब जो केंद्र सरकार थी वो अपनी पावर का गलत उपयोग नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। भारत की आज़ादी के काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब है राज्यों के पास इतनी पावर नहीं थी। किसी राज्य के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती थी ना, तो उस राज्य को इतनी पावर नहीं दी जाती थी। जब केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग थी, तब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। जैसे मैंने सीपीआई वाला एग्जाम्पल बताया कि जब केंद्र और राज्य की सरकार अलग अलग थी, मतलब केंद्र में तो हमेशा कांग्रेस रहती थी, और राज्य सरकार अगर किसी और पार्टी की होती थी ना, तो केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार उस राज्य सरकार को भंग कर देती थी अपनी पावर का गलत उपयोग करके, ठीक है। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, मतलब ये गलत काम था, ये हमारे संघवाद को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा था। परंतु 1990 के बाद यह स्थिति बदल गई, क्योंकि इस अवधि में किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है। केंद्र सरकार में टोटल सीटें जितनी चाहिए होती है केंद्र सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें किसी को नहीं मिली। इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, जिससे गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ठीक है।
गठबंधन सरकार की शुरुआत कैसे हुई? जब जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ा। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। मतलब अब राज्य सरकार के पास ज़्यादा पावर थी, ठीक है, अब कांग्रेस उनको हटा नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़े फैसले पर बल दिया ताकि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त ना कर सके, ठीक है। जैसा पहले केंद्र सरकार कर देती थी ना, अगर किसी और पार्टी की सरकार होती थी राज्य में तो वो उसे हटा देती थी, बट ये काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर बंद करवाया, ठीक है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। मतलब जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, 1950 में लागू हुआ था, उस टाइम जो स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस ही जीतती थी, एक ही दल का शासन था, वो स्थिति जो थी उस टाइम हमारा संघवाद इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि हटा देती थी कांग्रेस सरकार राज्य की सरकार को, बट आज ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो आज जो संघवाद है वो ज़्यादा पावरफुल है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इसके नोट चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और लाइक करना जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है यार, उसको भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अपलोड कर दी हो तो कमेंट भी करना, अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है, ठीक है। और उसका नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। ठीक है, 1, 2 एंड 3rd पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस में अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म करवा दूंगा मैं, ठीक है जी। तो देखो, जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है। अभी तक हमने 2 टाइप की सरकार के बारे में पढ़ा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे के पूरे देश के लिए होती है, राज्य सरकार वो होती है जो पूरे के पूरे राज्य के लिए होती है, ठीक है। जैसे इस टाइम बात करूं तो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अभी मैं 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ओके। और अगर मैं वेस्ट बंगाल की देखूं जो एक राज्य है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकार के बारे में पढ़ा। बट दिक्कत पता है क्या दोस्त, इंडिया है ना एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्तर की सरकार से काम नहीं चलेगा, एक तीसरे स्तर की सरकार को भी लाना ज़रूरी हो गया था, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ राज्य की तो एक चीफ मिनिस्टर पूरे के पूरे राज्य को नहीं देख पाता। अगर मैं आपको बात बताऊँ ना यूपी की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है, और रशिया से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पर 2 स्तर की सरकारों से काम नहीं चलता, इसलिए एक तीसरे स्तर की सरकार भी लाई गई, ठीक है, जो एक एरिया की होती थी, ठीक है। जैसे इसको गाँव में क्या कहा जाता है, पंचायत कहा जाता है, और शहर में इसको म्यूनसिपैलिटीज़ कहा जाता है, या एमसीडी वगैरह का। दिल्ली के अंदर तो एमसीडी कहा जाता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपके एरिया में क्या कहा जाता है आप मेरे को बताना, ठीक है। तो एक तीसरे टायर की गवर्नमेंट भी लाई गई, तीसरे स्तर की सरकार भी लाई गई, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि तीसरे स्तर की सरकार क्यों लाई गई, थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, बट मैं थोड़ा सा पहले इंडिया के बारे में बता देता हूँ। हमने अपने देश की 2 स्तर वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, ठीक है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश या अपना यूपी रूस से बड़ा है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो रूस से ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, मतलब महाराष्ट्र जो हमारा एक स्टेट है उसकी जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ठीक है। और ऊपर से भारत के अंदर अंदरूनी विविधताएं भी बहुत हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर राज्य सरकार के नीचे, मतलब तीसरे स्तर का नाम है स्थानीय सरकार। मतलब एक हो गई केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए, एक हो गई राज्य सरकार जो पूरे राज्य के लिए, और एक स्थान के लिए स्थानीय सरकार हो गई, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको, ये जो एमसीडी वगैरह होता है, सरपंच वगैरह होता है, ठीक है। और ये जो तीसरा स्तर होगा, यानी ये जो स्थानीय सरकार होगी, ये राज्य सरकार के नीचे होगी। मतलब केंद्र सरकार के अंडर आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंडर आता है स्थानीय सरकार, ठीक है। और
इसके परिणाम स्वरूप 3 स्तर की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन का नाम दिया गया या कहा जाता है। ये आपको पता चल चुका है। अब सुनो, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तीसरे स्तर की सरकार तो बना दी, ठीक है, मतलब ये पंचायत और एमसीडी तो बना दी, बट इनको पावर भी तो देनी है। बिना पावर के फिर बनाने का तीसरा स्तर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ कुछ पावर लेकर इस स्थानीय सरकार को दी गई, तीसरे स्तर की सरकार को दी गई। इसे ही कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब जो पावर है वो बट गई, उसका विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्थानीय सरकार बनाने की क्या ज़रूरत है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनी हुई है तो एक एरिया के लिए स्थानीय सरकार बनाने का क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है स्थानीय सरकार का होना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, स्थानीय सरकार का महत्व या स्थानीय सरकारें क्यों ज़रूरी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको स्थानीय, अब देखो जैसे कि आपके एरिया में बल्ब खराब हो जाए तो आप चीफ मिनिस्टर से थोड़ा ना बोलोगे, सीएम से थोड़ा ना बोलोगे, या पीएम को लेटर थोड़ा ना लिखोगे कि आपके एरिया में पार्क के अंदर एक बल्ब खराब हो गया, है ना। और ये तो पहला पॉइंट था कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्थानीय लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ से ही अगर कोई स्थानीय सरकार का नेता चुना जाएगा तो उसको अपने एरिया की परेशानियों के बारे में अच्छा पता होगा। मान लो आपका एक एरिया है, आपके एरिया के अंदर स्कूल नहीं है, ठीक है, बट जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है आपके एरिया में रोड बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है ना, क्योंकि उनको नहीं पता, सीएम को क्या पता कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, या पीएम को क्या पता कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए तीसरे स्तर की सरकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से जो नेता चुना जाए वो आपके इलाके में से चुना जाए और उसको पता होगा कि हमारे एरिया की क्या प्रॉब्लम है और उसको वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और उन्हें पता होगा कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, कितने खर्च करने चाहिए। ठीक है, और वो अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि इससे क्या होता है कि लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अब देखो, लोगों को पता होगा कि यार जिस भी बंदे को हम अपने एरिया में एमसीडी का मेयर वगैरह चुनेंगे, लोकल सरकार या जिसे कह सकते हैं हम स्थानीय सरकार का नेता चुनेंगे, वो हमारे एरिया के लिए काम करेगा। ठीक है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, तो वोट देने ज़रूर जाएंगे जब भी स्थानीय सरकार के वोटिंग होगी या इलेक्शन होंगे। और ऐसे ही इससे क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकार में उनकी भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, फिर उन्हें लगेगा कि यार राज्य में भी वोट, राज्य सरकार के जब इलेक्शन हो, चीफ मिनिस्टर के जब इलेक्शन हो तब भी वोट देने जाना चाहिए, फिर वो पीएम के वोट देने के लिए भी जाएंगे। तो इसीलिए स्थानीय सरकार जो है उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। स्थानीय सरकार जो काम करती है वो डायरेक्टली वहाँ पर रहने वाले लोगों को इफेक्ट करती है। तो इसलिए जो लोग हैं अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाएंगे इलेक्शन वगैरह में, वोटिंग ज़्यादा करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो भागीदारी उनकी वो बढ़ेगी और देश थोड़ा मजबूत होगा। ओके, अब एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। आपके एरिया में बल्ब खराब हो गया है, मान लो आपने सीएम और पीएम को लेटर भी लिखा, तो ऐसे थोड़ा ना कि अगले दिन ही बल्ब लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेटर उनके पास पहुंचने में, पढ़ेंगे फिर भेजेंगे टीम। बट अगर आपके एरिया में स्थानीय सरकार होगी तो वो एक ही दिन में काम करवा देगी, ऑफिस उनका पास में ही होगा, आपके एरिया के अंदर जाके बोलो बल्ब चेंज। ठीक है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च किए जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके एरिया में मान लो स्कूल कम है, बट जो राज्य सरकार है वो क्या कर रही है, रोड बना रही है। तो अगर आपके एरिया में लोकल गवर्नमेंट होती या जिसे स्थानीय सरकार बोलते हैं, तो वहाँ पर जो नेता चुना गया होता आपके एरिया से ही चुना गया होता और उसको पता होता कि आपके एरिया में स्कूल की ज़रूरत है। ठीक है, और वो पैसों को भी अच्छे से खर्च कर पाता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है क्योंकि उसको पता होता कि इस एरिया में ये जो चीज़ें हैं कितने की आएंगी, कहाँ से आएंगी, तो वो अच्छे से पैसों को कुशल तरीके से उपयोग कर पाता लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। इसका मतलब जो स्थानीय सरकार है उनको लोग चुनने के लिए ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको पता है इससे डायरेक्टली हमारे एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ती है, मतलब वो इलेक्शन वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखो स्वशासन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पीएम है वो
गुजरात में रहते थे, गुजरात के लीडर थे, वो दिल्ली के तो थे नहीं या मेरे एरिया को तो थे नहीं, तो मेरे को ये लगेगा कि यार ये स्वशासन नहीं हो रहा। बट जो भी पर्सन मेरे एरिया से स्थानीय सरकार से चुना जाएगा वो मेरे एरिया से ही होगा, तो मेरे को लगेगा हाँ जी स्वशासन हो रहा है, मेरे एरिया से चुना गया बंदा ही हमारे एरिया पे शासन कर रहा है ना। तो हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि स्वशासन का लोकतांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए और वो स्थानीय सरकार से होता भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे जो विकेंद्रीकरण किया गया था, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पावर लेके जो तीसरे स्तर को दी गई थी, जो स्थानीय सरकार को दी गई थी पावर, वो कब दी गई थी, ठीक है। और गांव में उस स्थानीय सरकार को किस नाम से जानते हैं और शहर में उस स्थानीय सरकार को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं राज्य सरकार, तो हर राज्य में राज्य सरकार के नाम से ही जाना जाता है, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। बट क्या स्थानीय सरकार में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई। मतलब ये बात पहले ही हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बन चुका था तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि यार तीसरे स्तर की सरकार तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक बड़ा देश है और तीसरे स्तर की सरकार का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए गाँव में क्या बनाई गई? ग्राम पंचायत बनाई गई और नगर में नगर पालिका बनाई गई। ठीक है, ये तीसरे स्तर की सरकारों के नाम है। ठीक है, गांव में उसे ग्राम पंचायत बोला जाता था और नगर में उसे नगर पालिका बोला जाता था। परंतु इन्हें राज्य से सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इसके चुनाव भी नियमित ढंग से नहीं करवाए जाते थे और ना ही इनके पास अपने कोई अधिकार थे, ना संसाधन थे। अब देखो होता क्या था, मतलब हमारा जब संविधान बना था उसके बाद बना तो दी थी ये तीसरे स्तर की सरकार, बट इनको पावर नहीं दी गई थी। ये राज्य सरकार के अंडर आते थे, इनका चुनाव ढंग से नहीं होता था, होता ही नहीं था नियमित रूप से, इनका चुनाव भी नहीं होता था और ना ही इनके पास कोई अधिकार थे और ना ही संसाधन थे। ये प्रॉब्लम आती थी। बट फिर क्या हुआ, 1992 के अंदर एक बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है, स्थानीय सरकार के लिए, और उनको भी पावर दी गई और हमारे संविधान में कुछ चेंज किया गया स्थानीय सरकार को लेकर। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट नीचे दे रखे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या थे ये पॉइंट। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। 1992 में चेंज किया गया और स्थानीय सरकार को ज़्यादा पावरफुल और प्रभावी बनाया गया। ठीक है, 1992 में किए गए बदलाव नीचे निम्नलिखित हैं। तो ये सारे के सारे बदलाव हैं, बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। पहला जो बदलाव था 1992 में स्थानीय सरकार को लेकर ये किया गया कि स्थानीय निकाय यानी स्थानीय सरकारों का चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक तौर पर जरूरी कर दिया गया। 1992 में पहला चेंज तो ये बोला कि जी अब आपको स्थानीय सरकार के जो इलेक्शन होते हैं रेगुलर करवाने पड़ेंगे। रेगुलर मतलब हर 5 साल में करवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक 5 साल में करवाए फिर रोक दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, इनका जो इलेक्शन है वो नियमित रूप से होना चाहिए। पहली बात ये बोली, पहला चेंज ये किया 1992 में। दूसरा चेंज ये किया कि स्थानीय निकायों के सदस्यों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी और SC ST OBC के लिए स्थानीय सरकारों में भी, स्थानीय निकायों में भी कुछ जो पद थे वो आरक्षित कर दिए। ठीक है, कुछ सीटें आरक्षित कर दी। ये बदलाव किया 1992 में। तीसरा ये किया कि 1/3 जो सीटें थी कम से कम वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। मतलब ये बोला गया कि कम से कम 1/3 सीटें, अगर मान लो 100 स्थानीय सरकार के बंदे चुने गए हैं तो उसमें से कम 33 तो वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। ठीक है, मतलब नियमित रूप से चुनाव होते रहे स्थानीय सरकार के लिए, इसीलिए एक राज्य चुनाव आयोग बनाया गया जिनका काम ही यही था कि राज्य की पंचायत और नगरपालिका के चुनाव कराना, यानी स्थानीय सरकार के चुनाव करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों यानी स्थानीय सरकार को देना पड़ता है। सत्ता के भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। मतलब 1992 में राज्य सरकार को ये बोला गया कि आपको भी अपने कुछ अधिकार और कुछ संसाधन स्थानीय सरकार को भी देने पड़ेंगे। ठीक है, बट अलग अलग राज्य में अलग अलग सीन था। मतलब कोई कोई राज्य ज़्यादा पावर देता था, कोई कोई राज्य कम पावर देता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि गांव में
गांव में जो स्थानीय सरकार थी वो कैसे चलती थी, गांव में स्थानीय सरकार को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ज़रूर आता है कि पंचायत राज किसे कहते हैं। गाँव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब होता क्या था, एक गांव में मान लो, ठीक है, एक गांव के अंदर क्या होता था कि इलेक्शन होते थे स्थानीय सरकार के, और कुछ अध्यक्ष चुने जाते थे, और एक प्रधान चुना जाता था, एक लीडर चुना जाता था, जिसको हम सरपंच भी कहते हैं। मतलब जो गांव के अंदर एक पंचायत के चुनाव होते थे उसमें बहुत सारे सदस्य चुने जाते थे जिनको अध्यक्ष बोला जाता था, और एक प्रधान या लीडर चुना जाता था जिसको सरपंच बोला जाता था। ठीक है, अब इनको कौन चुनता था, इनको चुनते थे गाँव के वयस्क लोग। ठीक है, यानी जो 18+ होते थे ना, वो लोग चुनते थे वोटिंग करके। ठीक है, और इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पंचायत का नाम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। मतलब जो पंचायत ये काम करती है, वाली ये जो पंचायत है, ये जो काम करती है ना, ग्राम सभा की देखरेख में करती है। अभी ग्राम सभा कौन होती है, एक्चुअल में ग्राम सभा के अंदर उस गांव के सारे वयस्क लोग आते हैं जिन्होंने वोट देकर चुना होता है। मतलब ये सारे के सारे लोग हैं ना जिन्होंने वोट देकर इस सरपंच को चुना होता है। ठीक है, वही सारे के सारे लोग होते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनकी बैठक जो है साल में कम से कम 3 बार तो होती ही होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक साल में 3 बार तो होती है। ओके जी, क्लियर हो गया। तो यानी हमें समझ आ गया कि एक गाँव, अब जब एक गाँव होता है तो उसको हम बोलते हैं पंचायत। ठीक है, या ग्राम पंचायत। अब जब 4-5 ऐसे गांव मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी पंचायत समिति। ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्राम पंचायत को जब मिला देते हैं तो पंचायत समिति बनती है। ठीक है, इन्हें मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। मतलब ये देखो, यानी इस एरिया के, ये एक जो है ना, एक पंचायत के अंदर से, पंचायत सभा के अंदर से जो जो लीडर चुने गए थे, ये जो अध्यक्ष और सरपंच चुने गए थे, इन 4 एरिया से जो जो सरपंच और अध्यक्ष चुने जाते हैं ना, वो ही इस पूरे के पूरे पंचायत समिति के लीडर बनते हैं। ठीक है, यानी इनको आम लोग नहीं चुनते, यहाँ पर जो लोग चुने गए होते हैं ना, वो चुनते हैं इनको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इससे ऊपर, यानी जब ये बहुत सारे पंचायत समिति को मिला दिया जाता है तो बनती है जी अपनी जिला परिषद। ठीक है, ये बनती है जिला परिषद। ये हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया पंचायत समिति, और ये हो गया अपना जिला परिषद। ठीक है, किसी जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। मतलब इन पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, जिला परिषदों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब इन जो लीडर चुने जाते हैं इसके ज़्यादातर वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा में चुने गए विधायक और जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। मतलब इस जिला परिषद की बात करें तो बहुत सारे लीडर तो चुने हुए होते हैं, बट कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो चुने हुए नहीं होते। जैसे कुछ अधिकारी संस्थाएं होती हैं ना, उनके जो लीडर होते हैं वो भी इसके हेड होते हैं और वो चुने हुए नहीं होते। और बाकी लोकसभा और विधानसभा के भी कुछ मेंबर जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मतलब सबसे नीचे गांव के अंदर होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत को कौन चुनता है, नॉर्मल लोग चुनते हैं। ठीक है, जिसको ग्राम सभा बोला जाता है, 18 साल से ऊपर। इनको कौन चुनता है, इनको वो लीडर चुनते हैं जो कि ग्राम सभा से चुने हुए होते हैं। ठीक है, और अगर जिला परिषद की बात करूं तो ये भी बहुत सारे पंचायत समिति से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसके ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमें गांव का पूरा समझ आ गया। अब बात करते हैं हम शहरों की। ठीक है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार होती है वो शहरों में भी होती है। जो शहर होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उनमें होती है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका होती है। ओके, और जो बड़े शहर होते हैं, जैसे कि दिल्ली की बात करूँ, बड़ा प्रदेश या शहर है, तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार होती है ना, उसको नगर निगम बोला जाता है। हमारे यहाँ पर नगर निगम बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, वो नगर निगम ही हो गया म्यूनसिपल। ठीक है, अब नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। मतलब इसका जो लीडर होता है ना, ये जो इन दोनों का जो लीडर होता है उनको मेयर कहते हैं। ठीक है, और गाँव में जो होता है उनको सरपंच कहते हैं, है ना, याद रखना ये बात। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। मतलब इन दोनों के अंदर जो भी लीडर चुने जाते हैं ना, वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, इनका इलेक्शन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। ठीक है, मतलब नगर पालिका और जो ये नगर निगम होते हैं ना, इन दोनों के जो लीडर होते हैं ना, वो इलेक्टेड होते हैं और वो पॉलिटिक्स में होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा स्थानीय सरकार के बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। भारत में स्थानीय सरकार दुनिया में अब तक सबसे बड़ा प्रयोग है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर ये जो नगर पालिका और ये जो ग्राम पंचायत होता है ना, इनमें पता है कितने लीडर चुने जाते हैं? 36 लाख, जो कि बहुत सारी कंट्री की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। ठीक है, इतने लीडर चुने जाते हैं हमारे स्थानीय सरकारों में। बट हमारी स्थानीय सरकारों में कुछ परेशानियाँ भी हैं, जैसे ग्राम सभाओं की जो बैठक होती है ना, वो नियमित रूप से नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कम से कम 3 बार तो होनी चाहिए, बट कभी कभी 3 बार नहीं होती, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश राज्य सरकार ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। मतलब बहुत सारे राज्य सरकार ने भी बोला था हमारे संविधान ने 1992 में कि राज्य सरकार को कुछ पावर देनी पड़ेगी और कुछ संसाधन देने पड़ेंगे स्थानीय सरकार को, बट कुछ राज्यों ने दी तो है पावर और कुछ संसाधन, बट वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है जी, बट फिर भी हमारा जो भारत का स्थानीय सरकार का जो ये स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और एक सफल है, और वो एक सफल स्तर की सरकार है। ठीक है जी, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आए हो। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना, क्योंकि फिर बच्चे मेरे को शिकायत करते हैं कि सर आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है बट पता नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। ठीक है, और साथ ही में यार मेरे दूसरे चैनल का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ओके, और ओके एंड यस, अगर आपको इसके नोट चाहिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने अपलोड कर दिया एज अ PDF। ठीक है, मतलब टेलीग्राम एक ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, या टेलीग्राम पे ही सर्च कर लेना मेन पॉइंट स्टडी 10th। ठीक है, अब मेन पॉइंट स्टडी के 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, पर डिस्क्रिप्शन में एक GP लिंक करके भी नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि वो नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके जी, बाय बाय।